बच्चों, आप सभी का मेरे क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको आप जानते हैं आज इंजीनियर्स डे है, ऐसे समझ लीजिए। तो इंजीनियर्स डे कभी मनाया जाता है? कभी मनाया जाता है इंजीनियर्स डे? तो उत्तर होगा इंजीनियर्स डे 15 सितंबर। 15 सितंबर। तो 15 सितंबर के दिन ऐसे कौन से महान या प्रसिद्ध व्यक्ति है जो आपके मन में उनका नाम आता हो? तो उनका नाम है सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया जो है केवल इंजीनियर ही नहीं बल्कि इकोनॉमिस्ट, नेशन बिल्डर और स्टेट्समैन और इंजीनियर ऐसे महान ज्ञाता थे और हमारे देश को अभिवृद्धि के पथ पर ले जाने में उनका जो कार्य है, उन्होंने जो अभिवृद्धि के कार्य उन्होंने किया है, इसलिए भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न उपाधि से उसको पुरस्कृत दिया गया। तो आप सभी जानते होंगे कि भारत रत्न सभी अवार्डों में महान है, श्रेष्ठ है। तो रत्न बोले तो आपको पता है ना? तो रत्न कभी भी वो जहां भी उसको रखे, जहां भी उसको दफनाया दिया जाए, वो अपना शाइन होने का या अपनी रोशनी बिखरने का काम कभी वो कम नहीं करता। तो अब हम देखेंगे ऐसे महान पुरस्कार से पुरस्कृत एक व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति की जिंदगी इतनी महान पथों पर जाकर इतना तेजस्वी बन गए जैसे आकाश में सूर्य है। तो वैसे उन्होंने अपना जीवन, अपनी जिंदगी उन्होंने जिया। तो ऐसे महान व्यक्ति का जीवन हमारे लिए मार्गदर्शन तो होएगा ही। तो आज हम ये देखेंगे भारत रत्न अवार्डेड सर एम विश्वेश्वरैया का जो जीवन है, बायोडाटा है या बायोग्राफी है, उसका लेखक कौन है। तो आइए हम इसके बारे में जानेंगे। उस महान विभूति पुरुष को जानने से पहले तो देखेंगे बच्चों लेखक कौन है। लेखक का नाम है उपन्यासकार डॉक्टर बालशेरी रेड्डी। ये उनका अड़ा नाम भी हो सकता है या निक नेम भी हो सकता है कि उपन्यासकार। उपन्यासकार बोले तो एक विषय को अच्छी तरह से विस्तृत रूप से लिखा हुआ हो, उसको उपन्यास बोलते हैं, ताकि हर एक अंश विस्तृत रूप में उसमें आ जाता है। तो इसका मतलब हो गया वो उपन्यासकार है। उसका एक निक नेम है कि उन्होंने अपनी कृतियों में ज्यादातर क्या लिखा है, उपन्यास ही लिखा है, इसलिए उनका नाम क्या आया है यहाँ पर, उपन्यासकार। तो देखेंगे उनका नाम क्या है, डॉक्टर बालशेरी रेड्डी। बालशेरी रेड्डी का जन्म कभी हुआ? 1928 ईस्वी में। स्थल है आंध्र प्रदेश के गुडूर में हुआ था। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के गुडूर में 1928 ईस्वी में हो गया। उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा कहाँ हो गई? वाराणसी के इलाहाबाद में। पता चला वाराणसी काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो उनकी उपाधियां हैं, उपाधियां बोले तो अवार्ड्स। तो उनको डीलिट उपाधि से उनको पुरस्कृत दिया गया, पुरस्कार उन्हें मिला। मगर किसने दिया है? यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय और वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, ऐसे दो महान विश्वविद्यालयों से उनको डीलिट उपाधि से पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर उनकी कृतियां कौन सी है, कौन कौन से उपन्यास हैं, हम देखेंगे। शबरी, जिंदगी की राह आदि। मैंने केवल बच्चों यहाँ पर 2 उपन्यास का नाम लिखा है, बाकी आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं उनकी कृतियां क्या क्या है। तो बच्चों उन्होंने केवल उपन्यास ही नहीं लिखा है, बल्कि अनेक कृतियों को भी उन्होंने लिखा है। तो उसमें से है यहाँ पर उनके उपन्यासों में आता है कि डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, उनके बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे कि वो कौन है और भारत रत्न उपाधि किनको दिया जाता है, उनका आरंभ कब हुआ और कितने लोग भारत रत्न उपाधि से
सम्मानित हो गए हैं, आगे हम जानेंगे अभी। बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे कि सर एम विश्वेश्वरैया का जन्म, शिक्षा और उनकी माँ, उनके पिताजी और उनकी डिग्री कहाँ हुई, और ये जो मैंने कहा था आपको भारत रत्न उपाधि, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखेंगे सर एम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 दिनांक और 9वीं मंथ बोले तो सितंबर 15 सितंबर 1861 में 15 सितंबर 1861 में उनका जन्म हुआ। और उनकी माँ का नाम क्या है? पहले स्थल, उनका स्थल क्या है? मैसूर राज्य के कोलार जिले के मुद्देनहल्ली में। मैसूर बोले तो उन दिनों में क्या था? पूरा कर्नाटक, अभी कर्नाटक के नाम से हम जाने जाते हैं। पहले इस कर्नाटक का पहला नाम क्या था बच्चों? तो मैसूर। मैसूर राज्य के मुद्देनहल्ली ग्राम में, कोलार जिले के मुद्देनहल्ली ग्राम में उनका जन्म हुआ। कोलार में उनका एक छोटा सा गांव था, उस गांव में उनका जन्म हुआ। तो उनके पिताजी थे श्रीनिवास शास्त्री। श्रीनिवास शास्त्री एक हाई स्कूल में संस्कृत पढ़ाते थे, संस्कृत के अध्यापक थे। वो एक सर थे, शिक्षक थे। और उनकी माँ वेंकटलक्ष्मी, श्रीमती वेंकटलक्ष्मी उनकी माता का नाम था, और वे हाउसवाइफ थी। और उनका पूरा नाम क्या हो गया? मोक्षगुंडा विश्वेश्वरैया। तो उनकी शिक्षा, अभी शिक्षा से जानने से पहले हम ये देखेंगे कि जब तक वो 10वीं पूरा करने में कर रहे थे, तभी उनके पिताजी का देहावसान बोले तो वो गुजर गए। कभी बोले तो जब विश्वेश्वरैया की उम्र 12 थी, तभी उनके पिताजी का देहावसान हुआ या निधन हुआ, देहांत हुए। तो आप भी सोचिए, जब आपके घरों में किसी का निधन होता है, जो उस घर के लीडर होते हैं, मुखिया होते हैं, नेता होते हैं, तो उस घर की हालत क्या हुई होगी। तो यहाँ पर एक ही पुत्र है और माँ क्या कर सकती है उन दिनों में, जो इतना टैलेंटेड बच्चा है उसके लिए। तो ये सोचती थी कि मेरा बच्चा इतना टैलेंटेड है और उसको मैं पढ़ाना चाहती हूँ, मगर मेरा दौर्भाग्य के कारण मेरे पति तो गुजर गए, तो मैं इनको कैसे पढ़ाऊँ। तो वो बच्चा जब वो 10वीं में था, तभी वो क्या करता था? ट्यूशन लेता था। जब ट्यूशन से जो पैसे आते थे, उन पैसों को लेकर वो क्या किया, उन्होंने बेंगलोर सेंट्रल कॉलेज में उन्होंने प्रवेश पा ली बीयूसी के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया बोले तो, वहां पर उस सेंट्रल कॉलेज में एक अंग्रेज प्राध्यापक थे, बोले तो एक लेक्चरर थे। उन्होंने क्या किया, इससे प्रभावित हो गए इनकी प्रतिभा से। इतने मशहूर थे, इतने चालाक थे, इतने उनके अंदर इतना ज्ञान था। तो उससे प्रभावित होकर, अट्रैक्टेड होकर एक अंग्रेज प्राध्यापक ने क्या किया बोले तो, अपने एक नाम से उनको दूसरे कॉलेज पर भेजा गया। वो है पुणे के साइंस कॉलेज। पुणे के साइंस कॉलेज में उनकी भर्ती हो गई। किसकी वजह से? एक अंग्रेज प्राध्यापक के वजह से। इतने टैलेंटेड थे विश्वेश्वरैया। तो इसके बाद उनका आगे का शिक्षण क्या हो गया बोले तो, मुंबई के विश्वविद्यालय में वो प्रथम श्रेणी में पास हुए। इंजीनियर उन्होंने खत्म किया, बी उन्होंने पूर्ण किया। तो उस बी में किस क्षेत्र में उन्होंने उस डिग्री को हासिल किया बोले तो, सिविल इंजीनियर के नाते, सिविल इंजीनियर के नाम से उन्होंने वो डिग्री को पूर्ण किए। बच्चों आप भी देखिए, एक छोटा सा बालक जब अच्छी तरह से पढ़ना चाहता है, तब
उनको घर की जिम्मेदारियां, संसार की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आता है तो वो बच्चा दोनों को निभाना चाहिए, साथ साथ शिक्षा, साथ साथ जिम्मेदारियां। तो इन दोनों के अंदर भी वो इतने फर्स्ट रैंक में पास हो गए। आप भी सोचिए वो कितना मशहूर हुआ होगा, उनका नॉलेज कितना बड़ा हुआ होगा, है ना। तो अब हम ये जानेंगे कि भारत रत्न, उसका नाम, अड़ा नाम एक था, उनको यार एक उपाधि भी मिली थी। तो भारत रत्न किनको दिया जाता है, कब दिया जाता है, ये कभी शुरू हुआ देखेंगे। भारत रत्न अवार्ड 1954 में भारत रत्न पुरस्कार शुरू हुआ देने के लिए। तो भारत रत्न अवार्ड किसको दिया जाता है? कला, साहित्य, क्रीड़ा और विज्ञान या सामाजिक कोई भी क्षेत्र में, ऐसे विशेष क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति मानव के हित के लिए, मानव की कल्याण के लिए, मानव की प्रगति के लिए जो कार्य करता है उसको ये भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है। तो भारत रत्न अवार्ड पहले पहल किसको मिला? पहले पहल मिला हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद को 1954 को ही उनको एक भारत रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो हमारे यहाँ टोटल कुल मिलाकर हमारे भारत देश में कितने लोग हैं भारत रत्न से पुरस्कृत? 45 लोग हैं जो अभी तक उन्होंने भारत रत्न का अवार्ड उन्होंने लिया है। तो उनमें से एक हमारे भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भी है। तो ये जब उन्होंने मुंबई के बी डिग्री हासिल करके बाहर आ गए तो उनको एक सरकारी नौकरी ही मिली जो PWD में उनको कार्य करने के लिए एक अवसर मिला। PWD में जब कार्य उनको करने के लिए अवसर मिला तो उन्होंने इतने महान और रोचक कार्य उन्होंने किया ना, जिनसे तब के ब्रिटिश लोग अंदर ही अंदर जलने लगे, उससे ईर्ष्या करने लगे। अंदर ही अंदर इनको इतना कड़वाहट अनुभव होता था ना, ये हमसे भी आगे बढ़ रहा है, छोटी उम्र में आगे जाकर ये क्या क्या करेगा, कहाँ तक इनकी प्रगति पहुंच पाएगी, ये सभी विचार करने लगे थे। इतने नालायक थे, नीच थे सच में ब्रिटिश, उन्होंने क्या नहीं किया सोचिए। इसलिए यहाँ पर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया उनके वजह से अपने जीवन में जो आगे इतना बढ़ना चाहते थे ना, उनके वजह से वो पीछे हट गए। 2 बार उन्होंने इस्तीफा दी। इस्तीफा बोले तो पता है आपको? इस्तीफा बोले तो कन्नड़ा में हम क्या बोलते हैं? राजीनामा। यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया? यहाँ पर भी 2 बार उन्होंने इस्तीफा दी। इसके लिए कारण करता है ब्रिटिश। तो आगे हम देखेंगे उन्होंने ऐसे कौन कौन से कार्य किया, इनके वजह से ब्रिटिश जलने लगे और पूरा हमारा देश इतना मशहूर हो गया, इतना अच्छा हो गया, ताकि सभी लोग इस देश को देखने लगे। एग्जाम्पल अमेरिका के साइंटिस्ट भी। तो ऐसे कार्य उन्होंने क्या क्या किया है हम आगे देखेंगे। बच्चों देखेंगे अभी उस महान एक साइंटिस्ट के वजह से हमने अपने भारत में क्या क्या पाया और उससे विदेशी लोग क्या क्या करने लगे, कहने लगे, अभी हम देखेंगे। पहले तो मैंने कहा उन्होंने सिविल इंजीनियर की उपाधि ली। तक्षण क्या हो गया बोले तो उन्होंने एक जब वहां पर उन दिनों में क्या था बोले तो बहुत सारे ऐसे सरकारी नौकरी रहते थे जो सभी लोगों को बुलाकर उनको दिया जाता था। तो उसी तरह उनको भी क्या हो गया बोले तो
एक असिस्टेंट इंजीनियर के नाते उन्होंने PWD में उन्होंने उस कार्य को उन्होंने शुरू किया। PWD बोले तो क्या है? तो हम देखेंगे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो पब्लिक बोले तो जनता, जनता के लिए क्या क्या उन्होंने कार्य किया, उस कार्य के वजह से अभी तक उनका नाम रोशन है, सच में। तो पहले उन्होंने किया पुणे के निकट बोले तो समीप नियर उन्होंने एक बांध बनाई। बांध बोले तो ब्रिज। वो कौन सा बांध था? उसका नाम क्या था? खटक वासला। पहले उन्होंने एक बांध बनाया, ब्रिज बनाया, उसका नाम क्या था? खटक वासला। तो बच्चों आप ये जानिए बांध की सच में 3 महत्वपूर्ण जानकारी मैं अभी देती हूँ। तो कोई भी नदी पर ब्रिज बनाया गया तो पहले क्या हो जाता है? जो खेती बाड़ी करते हैं ना, खेती बाड़ी, उन लोगों को कोई भी नाले के तौर पर, नाले के मुखांतर उनको क्या मिल जाता है? पानी। पानी से वो अपनी खेती बाड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। जहां पर बांध है उस बांध के आजू बाजू जो भी क्षेत्र हो पूर्णतः अभिवृद्धि पाते हैं। तो पहला क्या हो गया? खेती बाड़ी के लिए पानी। सेकेंड वन में क्या हो जाता है? अगर मानसून की जो ऋतु शुरू हो जाता है, मानसून आने से पहले बहुत सारा नदी में, नाले में बहुत सारा पानी है, तो उसको कायम रखने के लिए कोई एक ब्रिज की आवश्यकता पड़ती है। अगर ब्रिज ना हो तो क्या हो जाएगा? बाढ़ आ जाएगा, है ना। जब बाढ़ आ जाए तो क्या हो सकता है? पूरा बर्बाद, मटाश, खलास, कुछ भी नहीं रहेगा। इस कार्य को रुकाने के लिए उन्होंने बांध बनाया। तो क्या हो गया? पहले खेती बाड़ी और फ्लड से बचने के लिए, है ना। फ्लड से बचना ही अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है बांध का। थर्ड वन में क्या हो जाता है बोले तो, अगर वो पानी अच्छा ना हो तो उसको फिल्टर करके हम पानी पी सकते हैं। हर एक को पानी पीने के लिए हो सकता है, खेती बाड़ी के लिए हो गया फर्स्ट वन। सेकेंड वन फ्लड से बचने के लिए हो गया, और थर्ड वन क्या हो गया? पीने के लिए पानी। और उससे हम क्या उत्पन्न कर सकते हैं? विद्युत भी। तो ऐसे महान कार्य किससे हो पा सकते हैं बोले तो, हो जाते हैं बोले तो बांध से। उन्होंने बांध बनाया। फर्स्ट वन खटक वासला नामक ब्रिज उन्होंने बनाया। तो यहाँ पर एक विशेषता है। क्या है वो विशेषता बोले तो, जब एक ब्रिज है, समझ लीजिए ब्रिज के अंदर जो पानी है बाहर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गेट करना पड़ेगा। गेट डालने के लिए और बंद करने के लिए मनुष्यों की जरूरत होगी ना, मगर विश्वेश्वरैया ने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया? ब्लॉक सिस्टम उन्होंने बनाया। ब्लॉक सिस्टम बोले तो क्या है? ऑटोमेटिक गेटों का डिजाइन। बच्चों जान लीजिए, अगर एक बांध में बहुत प्रमाण से पानी जम गया तो उसको छोड़ने के लिए और जितना आवश्यक है हमें उतना रखने के लिए हमें सोच विचार करके नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इस कार्य को उन्होंने किस में बदल दिया? ऑटोमेटिक गेटों को। तो देखिए, सोचिए उनकी प्रतिभा कितनी प्रखर होगी, है ना। ऑटोमेटिक जितना चाहिए उतना पानी रखना, जितना चाहिए उतना छोड़ना, ताकि सेफ जोन में रखने के लिए वो ऑटोमेटिक गेट सोच विचार करके पानी छोड़ देते और पानी रख लेते थे। इससे क्या हो गया बोले तो 30% कहीं भी कोई भी बांध के अंदर पानी कितना परसेंट हमें छोड़ना चाहिए बोले तो, मानसून आने से पहले 30% पानी छोड़ना चाहिए। अगर बरसात आने से पहले हमने इतना परसेंटेज पानी छोड़ दिया तो बरसात की वजह से हर नाले से, नदी से क्या हो जाएगा? जम जाएगा पानी। इसलिए कितना परसेंटेज रखना है, छोड़ना है, किसका कार्य हो गया अभी? इसका, ब्लॉक सिस्टम का। तो देखिए, तो इस प्रतिभा की हर एक साइंटिस्ट के, इंजीनियर के मुंह पर नाच लगी। सभी लोग इसकी चर्चा में जुड़ गए। तो ये चर्चा कहाँ तक गई बोले तो
अमेरिकी या अमेरिका बोले तो फॉरेन। फॉरेन के सभी साइंटिस्टों ने, सभी इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स ये सोचने लगे कि हाँ ये क्या किया विश्वेश्वरैया ने, अभी तक हमारे मन में ये बात कभी आई नहीं थी। हम सोचते थे, विचार करते थे, मगर कभी भी हमने ऐसा काम नहीं किया। बाप रे बाप। तो इसके लिए उनको बुलाना पड़ेगा ताकि हमारे अमेरिका के मशहूर पनामा नहर के लिए हमें इसी डिजाइन की आवश्यकता होगी। इस तरह अमेरिका के लोग सोचने लगे, सिविल इंजीनियर सोचने लगे। उन्होंने इनको मिलने के लिए, इनसे मिलने के लिए आए और इनसे बात भी की। बात करने से पहले उन्होंने कहा अगर आप चाहते हो ना मेरा आना आपको आवश्यक है ना, तो सोचिए अगर मैं आता हूँ तो उस ब्रिज का नाम क्या रखना पड़ेगा, भारत। अगर आप इसके लिए रेडी हो तो मैं आऊंगा। तो विचार करने लगे हमारा देश अमेरिका है, उस देश में आकर ये बांधेंगे तो बांध, तो इनका नाम हम क्यों रखें। तो इसलिए उन्होंने ठुकरा दिया। तो उन्होंने कहा अगर आप लिखना चाहते हो ना कहीं भी लिख सकते हो, छोटे से अक्षरों में आप कहीं भी लिख सकते हो, लिखो और आओ। तो बहुत इतना ब्रिलियंट थे ना विश्वेश्वरैया। उन्होंने क्या किया पता है आपको, ये ऐसा बांध है, समझ लीजिए, कल्पना कीजिए बस। वहां पर ये जो इंडिया उन्होंने स्पेलिंग में लिखा है इंग्लिश या अंग्रेजी में, वो जो स्पेलिंग के तौर पर उन्होंने जो स्टोन रखे थे उस ब्रिज के अंदर, उस स्टोन को अगर उन्होंने निकाल लिया तो वो ब्रिज क्या हो सकता था, संपूर्ण नीचे गिर सकता था। हैरान हो गए ना अभी। तो देखिए इस तरह की कहावतें हैं, सच में हकीकत है या पता नहीं। तो जो उन्होंने इस पनामा के लिए उन्होंने जो बांध बनाया, ब्रिज बनाया, तो उसके अंदर जो पानी रहता था वो किस आकार में, किस नक्शे में रहता था बोले तो भारत की नक्शा आपने देखा है, जो भारत की नक्शा है उस तरह उन्होंने उस पानी को समेट कर रखा। तो इस तरह की शक्ति उनके अंदर थी। वो ये चाहते थे कि इंडिया का नाम दूसरे देशों में भी प्रसिद्ध हो, हमारी कीर्ति हर तरफ फैलाए। इस तरह वो सोच विचार करके पनामा के लिए इतना उन्होंने कर दिया। ये सभी सुनकर हैरान हो गए वहां के सभी इंजीनियर्स। ऐसा एक ऐसी बात है, बड़े कितने सच में, कितने हकीकत में, कितने सच है या झूठ है पता नहीं, बट ये जो नक्शा है ना ये तो सही है। बट उन्होंने ये कहा था ना 5 अगर पत्थर निकालेंगे वो पूरा डैम गिर जाएगा, ये सच में है या नहीं पता नहीं। मगर भारत ऐसा या इंडिया ऐसा एक वहां पर उन्होंने पनामा ब्रिज के अंदर उन्होंने नाम तो लिख दिया है, ये तो सही है। तो आगे उन्होंने क्या क्या किया हम आगे देखें। तो बच्चों आगे हम देखेंगे कि उन्होंने और क्या क्या किया। बंबई तथा सिंध में वाटर वर्क्स का प्रबंध उन्होंने किया। बंबई अथवा सिंध नदी का वाटर वर्क्स का उन्होंने प्रबंध किया, व्यवस्था की। तो बंबई में भी क्या हो जाता था, पानी पीने के लिए पानी ही नहीं था। और सिंधु नदी का उन्होंने क्या किया बोले तो सिंधु नदी जहाँ भी जाती थी उस नदी का पानी पीने के लिए योग्य और वाटर पार्क उन्होंने बनाया। इससे क्या हो गया, इससे इतना अच्छा हो गया कि छोटे बड़े बच्चों भी वहां पर खेलने के लिए पार्क जाना शुरू किए और पीने के लिए अच्छी तरह से पानी भी मिलना शुरू हो गया। इससे क्या हो गया बोले तो उनकी प्रसिद्धि बढ़ गई, उनका नाम रोशन हो गया, उनकी कीर्ति भी बढ़ी। तो इससे सभी इंजीनियर्स जलने लगे, उससे ईर्ष्या करने लगे, झगड़ा करने लगे और उसको उस PWD ऑफिस से निकालने के लिए कुछ षड्यंत्र रचने लगे। तो मैंने
आपको वहां से निकालने के लिए षड्यंत्र रचा जाए, इतना प्रसिद्धि पाओ, इतना नाम कमाओ। तो उसी तरह ठीक उसी तरह यहाँ भी क्या हो गया, विश्वेश्वरैया को उस ऑफिस से या क्षेत्र से हटाने के लिए सभी इंग्रज ने क्या किया, षड्यंत्र रचा दी और उन्होंने ये सभी जान लिया। होशियारों को क्या निशाना ही एक इशारा काफी होता है ना, तो उसी तरह यहाँ पर भी क्या हो गया बोले तो इशारों से उन्होंने समझ लिया कि सभी लोग मुझसे जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए बोले तो यहाँ छोड़कर मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैं यहीं रहूं तो क्या कुछ न कुछ हो ही जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या रिजाइन किया, इस्तीफा दी, या कन्नड़ा में राजीनामे हम कहते हैं ना, उन्होंने देकर बाहर आए। तो आप सभी सोचते होंगे बाहर आने के बाद उन्होंने क्या किया, न जाने कितने लोग थे उनको काम देने के लिए, सभी लोग उनकी राह देख रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। आप सभी मानेंगे नहीं ना, विश्वास नहीं करेंगे ना। तो यहाँ भी क्या हो गया बोले तो उन्होंने यहाँ पर हैदराबाद में क्या हो जाता था बोले तो हमेशा जब भी बारिश हो जाती थी या मानसून ऋतु आ जाता था, हमेशा हर साल वहां पर फ्लड आता था, बाढ़ आता था। तो एक बार इतना बड़ा फ्लड आ गया, इतना बाढ़ आ गया, उस हैदराबाद में कितने लोग मारे गए बोले तो 19,000 लोग। आप बिलीव करेंगे नहीं ना। तो इतना नाश या सत्यानाश होने के बाद, वहां पर सब कुछ मिटने के बाद, वहां के लोग इतने हैरान थे कि वहां के क्या कहते हैं पॉलिटिकल लीडरों ने उनको बुलाया। हैदराबाद में एक मूसी नदी है, उससे हमारी आंसू कभी भी हटी ही नहीं, इसलिए आप कुछ करो, इसलिए उनको बुलावा आ गया। तो वहां पर विश्वेश्वरैया गए। विश्वेश्वरैया वहां पर जाने के बाद उस मूसी नदी को उन्होंने गौर से देखा और उन्होंने विचार किया, इस बड़ी नदी के लिए मुझे केवल एक नहीं 2 ब्रिज करनी पड़ेगी, बांध करनी पड़ेगी। तो उन्होंने 2 ब्रिजों को उन्होंने स्थापित किया। तो वो है हिमायत सागर और हुस्मत सागर। उन्होंने बांध बनाया। उस बांध से अभी तक आज तक कभी भी मूसी नदी से बाढ़ या फ्लड नहीं आया है। वहां पर कोई नाश विनाश की घटनाएं भी नहीं घटी है। इस तरह उनको सभी लोग बुलाते थे और उनके यहाँ जो भी कार्य अधूरा था या नुकसान होता था उसको पूर्ण करने के लिए केवल विश्वेश्वरैया को बुलाने लगे। तो इन्होंने क्या किया, केवल इस गार्डन नहीं बनाए बल्कि उस बांध के नीचे या मिडल में आने जैसे सोच विचार करके उन्होंने क्या किया, पूरे हैदराबाद के नगर के बीचों बीच उन्होंने एक गार्डन या उद्यानवन बनाया। गार्डन इसलिए बनाया ताकि सभी लोगों का केंद्र हो सके और सभी लोग वहां पर जाकर अपने आयुष को भी बढ़ाए, व्यायाम वगैरह करके। तो इसलिए उन्होंने एक गार्डन बनाया। उस गार्डन का नाम क्या है, बाग-ए-आम। पता चला। तो आम लोग वहां पर जाते थे, वहां पर खूब मस्तियां करते थे, वापस अपने घर लौट आते थे। केवल इसके लिए नाम है विश्वेश्वरैया। तो वहां पर 2 बांध उन्होंने बनाया और एक गार्डन भी बनाया। आगे उन्होंने क्या क्या किया अभी हम आगे देखेंगे। बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे जब उन्होंने हैदराबाद में सभी काम किया ना, इनका नाम कहाँ तक आ गए बोले तो मैसूर राजा
कृष्णराज वडेयर तक आ गया। जब उनका नाम उन्होंने सुन लिया तो उनमें एक सोच आ गई, क्यों हम उसको यहाँ पर बुलाए, ताकि वो कर्नाटक के तो ही है, अभी तक उन्होंने देश की सेवा की, देश की प्रगति की, लेट इट बी, अभी हमारी प्रगति करेंगे। इस तरह सोच विचार करके उन्होंने कृष्णराज वडेयर ने मैसूर फिर बुलाया। तो मैसूर आने के बाद उनको कृष्णराज वडेयर ने एक पदवी से सम्मानित किया। वो क्या है बोले तो दीवान पद पर। उनको भी एक मंत्री स्थान देकर, मंत्री का स्थान देकर, हुद्दा देकर उनको कार्यरत करने के लिए उनको अनुमति दी। तो एक हुद्दा मिलने के बाद या ये स्थान मिलने के बाद उनको इतनी खुशी हो गई। वहां पर भी वो प्रामाणिकता से 6 वर्षों तक उन्होंने काम किया। 6 वर्षों में पूरी वो जो पूरा मैसूर राज्य है ना, इंद्रपुरी, इंद्र से बनाया गया नगर जानने लगा। इतना अच्छा, इतना मनमोहक, इतना प्रगति पर हो गया कि वहां पर उन्होंने न जाने बहुत सारे उन्होंने कार्य किए हैं। मगर मैंने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, उनका हर एक काम इम्पोर्टेंट ही है, मगर यहाँ पर जितना आपको आवश्यक है उतना मैंने यहाँ पर आपको बताया है, दिया है। तो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे कार्य किया। तो पहले वो है शिव समुद्र पर उन्होंने बिजली का केंद्र उत्पादन किया। वहां पर एक छोटा सा जलपात था, वहां से उस पानी जब गिर जाता था तो उससे उन्होंने सोचने लगा, उनके मन में विचार आया कि इस पानी से हम क्यों ना बिजली उत्पन्न किया न जाए। तो उसने उस सोच के आते हुए उन्होंने क्या किया, बिजली का केंद्र स्थापन किया। और चंदन का तेल, आप तो जानते ही हैं मैसूर में चंदन के पेड़ बहुत सारे मिलते हैं, चंदन के लिए वो प्रसिद्ध है। तो चंदन का तेल, चंदन का साबुन, चंदन के हर एक जो भी हार हो, फोटो में, फ्रेम में या कोई करने के लिए उपयुक्त हो, वो सभी करना शुरू किए। इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर चंदन का तेल फैक्ट्री ओपन किया, सीमेंट का कारखाना ओपन किया, साबुन का कारखाना ओपन किया, इस्पात बोले तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, स्टील का कारखाना भी उन्होंने स्थापन किया, कागज कारखाना भी उन्होंने स्थापित किया। और सबसे प्रसिद्ध है कि मैसूर इसलिए प्रसिद्ध है, उन्होंने वहां पर KRS डैम उन्होंने बनाया है। उसका नाम क्या है, कृष्णराज सागर। उस कृष्णराज सागर कावेरी नदी के लिए उन्होंने जो बांध बनाया ना, कभी भी थोड़ा भी वहां पर उन्होंने सीमेंट का यूज नहीं किया है। अभी तक कितना सुदृढ़ है, गटमुट है बोले तो आप भी जाकर देख सकते हैं। और KRS डैम के तले नीचे समीप उन्होंने क्या बनाया बोले तो वृंदावन गार्डन इतना मशहूर है ना पूरे कर्नाटक में। सभी जो भी शूटिंग होते हैं ना फिल्म की, उधर ही बहुत ज्यादा हो गए हैं। इससे दो लाभ हो गए, बांध से बिजली उत्पादन कर सकते हैं, पानी पीने के लिए बना सकते हैं, और बांध को रुकवाते हैं, और खेती बाड़ी के लिए। ये सभी उन्होंने KRS डैम से किया। और बाद में उन्होंने क्या किया बोले तो मैसूर बैंक भी उन्होंने ओपन किए। उनके हर एक शाखा आज भी हमारे गांव में भी है, आपके गांव में भी है ना। तो नेक्स्ट मैसूर विश्वविद्यालय भी उन्होंने बनाया। यहाँ पर क्या हो गया था बोले तो बेंगलुरु में एक सेंट्रल कॉलेज था, महाराजा कॉलेज, और यहाँ पर मैसूर कॉलेज में उन्होंने दोनों मिलाकर एक कॉलेज बनाया, वो है मैसूर विश्वविद्यालय। ये दोनों कॉलेज किसके अंडर थे बोले तो मद्रास के अंडर थे। उस मद्रास के अंडर ये दोनों कॉलेजों को स्वतंत्र करके, मुक्त करा के उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय ओपन की। ये शायद आपको सुनने के लिए आसान होगा। उन दिनों में ब्रिटिशों के उनकी कुतंत्रता के बीच में ये सब किया बोले तो वो बहुत महान पुरुष ही होंगे। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, ग्राम पंचायत भी उन्होंने शुरू किया, और लेडीज क्लब भी उन्होंने शुरू किया। ऐसे महान कार्यों उन्होंने, बहुत सारे ऐसे महान कार्यों को उन्होंने किया है। तो यहाँ पर क्या हो गया बोले तो ये सभी प्रगति पर कामों को देखकर अंदर ही अंदर चलने लगी सभी ब्रिटिश। उन्होंने क्या किया बोले तो मैसूर वडेयर के कान भरने लगे। कुछ तो उनको उनके विरुद्ध षड्यंत्र करके वहां पर उनको ये बताया
बताया गया कि आपका वर्क कर रहा है यहाँ पर इस तरह होगा। तो ये सभी समझ गए विश्वेश्वरैया और मन ही मन में उन्होंने सोच लिया मेरा यहाँ पर कार्य करना क्या होगा, नामुमकिन होगा। इसलिए उन्होंने सोच विचार करके क्या किया बोले तो खुद उन्होंने इस्तीफा दी। कभी बोले तो 1918 में इस्तीफा उन्होंने दी। तो मैसूर में कितने वर्षों तक उन्होंने कार्य किया बोले तो 6 वर्ष। 6 वर्षों में उन्होंने उस मैसूर राज्य को इंद्रपुरी राज्य में बदल डाला। इस तरह उन्होंने मैसूर राज्य के लिए बहुत सारे काम उन्होंने किए। और आगे जाकर वो क्या करते हैं बोले तो टाटा कंपनी में एक स्टील उत्पादन कारखाना उन्होंने शुरू किया। वहां पर असिस्टेंट इंजीनियर के नाते वो वहां पर भी गए और वहां पर भी उन्होंने कार्य किया। ये सभी कार्य करते करते उनको देखकर सभी लोग इतना हैरान हो जाते थे कि दंग रह जाते थे कि हमसे भी उम्र में छोटे थे, फिर भी उन्होंने सबसे ज्यादा प्रमुख स्थान को उन्होंने पा लिया और उनका जो सैलरी थी सबसे ज्यादा थी। इस तरह वो भी सोचते थे, अंदर ही अंदर चलते थे। मगर जब भारत सरकार को ये सभी पता चला कि इन्होंने इतना महान वर्क किया है, कार्य किया है बोलकर उन्होंने मन ही मन में सोच विचार करके उनको भारत रत्न उपाधि से पुरस्कृत किया। कभी किया बोले तो 1955 में। उनको पुरस्कार मिला। कभी बोले तो 1955 में। तो 1955 में उनको भारत रत्न से उपाधि से पुरस्कार तो मिला, पुरस्कृत किया गया। और 1962 में जब 1961 में उनकी बर्थडे या सालगिरह आ गई ना, तो लालबाग में उनका बर्थडे के लिए जवाहरलाल नेहरू और एक जयचामराज वड़ेयर दोनों मिल गए। दोनों मिलकर उनको लालबाग बुलाए और उनका जो बर्थडे का ना अत्यंत विजृंभता से उन्होंने मनाया वहां पर। तो ये सब होने के बाद वो 8 महीनों तक जीवित थे। बोले तो 1962 बोले तो यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर उनका बर्थडे मनाया गया। कितने वर्ष हो गया था उनको जन्म लेके? 100 वर्ष। 100 वर्ष हो गया था और 62 में उनका निधन हो गया। तो 100 साल तक वो जीवित रहे, हर एक के मनोमंदिर में अभी तक अमर रहे। तो इतना महान कार्य करने के लिए हम सभी उनके हर एक विश्वेश्वरैया से हम सभी क्या है बोले तो ऋणी है। उनका ऋण हम चुका नहीं सकते, इतना महान कार्य उन्होंने किया है। जब वो PWD में जब शामिल हो गए कार्य करने के लिए, उन्होंने अपने परिवार को बुलाया, परिवार के सदस्यों को बुलाया और उनको बताया। क्या बताया? देखो मैं आज से इस गवर्नमेंट जॉब में एंट्री कर रहा हूँ, तो आप कभी मुझे अपने कार्य के लिए मुझे सरकार की नौकरी में कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे। ऐसे अगर आप हाँ कहेंगे इसके लिए तो मैं करूँगा। देखो कितना प्रामाणिक है। और उनके पास हमेशा 2 कलम रहते थे। कितने कलम रहते थे? 2 कलम। एक ऑफिस का, उनका खुद का एक। कभी भी खुद का पेन गवर्नमेंट का खुद के काम के लिए गवर्नमेंट का कलम कभी भी उन्होंने यूज नहीं किया। इस तरह वो हमेशा प्रामाणिकता से उन्होंने काम किया, अपना जीवन पूर्णतः उन्होंने निभाया। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया बोले तो वो इकोनॉमिक कंडीशन भी जानते थे, जो हमारे देश को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने में क्या क्या हो सकता है। ये सभी सोच विचार करके वो ये बोलते थे कि हमारे देश में जो भी औद्योगिक क्रांति है ना, अगर इसको आप बढ़ाया जाए, आप अगर बढ़ाएंगे तो हमारी वृद्धि वो कर ही रहेगी। इसलिए वो ये बोलते थे हमेशा, कभी भी आलस्य
मत बनो। अगर आप आलस्य बनेंगे तो हमारे देश की वृद्धि कभी नहीं हो पाएगी। तो हमेशा कर्मरत रहो, प्रतिफल कभी भी मत सोचो, हमेशा कार्यरत हो जब तक आपके इस शरीर में जीव है, हमेशा कार्य करते ही रहो। ऐसे वो ये भी बोलते थे। बाद में वो बेंगलुरु चले गए। बेंगलुरु चलने के बाद 1962 में उनका निधन हुआ। निधन होने के बाद क्या हो गया बोले तो अभी तक उनको जो पुरस्कार मिला है उसी नाम से आज तक हम उनको याद करते हैं। और अब मैंने आपको ये भी कहा कि उनको सर उपाधि से बुलाते हैं। सर इसलिए सर ये जो पदवी है ना अंग्रेजों के द्वारा उसको मिल गया है। अंग्रेजों ने उसको सर पदवी देकर उसको पुरस्कार किए थे, इसलिए हम कभी भी उसको बुलाना चाहते हैं तो सर या विश्वेश्वरैया ऐसे हम बोलते हैं। तो उन्होंने ये सभी उपाधि ले ली, फिर भी वो इतना सरल थे और सभी का इतना ख्याल रखते थे। और उनको क्या वो कन्नड़ लिटरेचर जो भी है उनसे बहुत लगाव था। और उनका वेशभूषण ऐसा था ना, मिट्टी का मनुष्य था। कभी भी अपने संस्कारों को छोड़कर वो दूसरे संस्कारों को अपनाया ही नहीं। हमेशा अपने सिर पर पगड़ी पहनते थे या टोपी पहनते थे, हमेशा कोट में रहते थे, कोट डालकर रहते थे, फिर भी अपने सिर पर हमेशा वो पगड़ी रख लेते थे। तो ये सब उनका आचरण विचारण हुआ। और वो हमेशा साहित्य सम्मेलन इनकी ओर भी उनका आकर्षण था और उनका मन था। ये सभी उन्होंने सभी स्थापित किया। यहाँ पर साहित्य परिषद हो, ये सभी उन्होंने सृष्टि की और इनकी स्थापना करके उन्होंने अभी तक हर एक के मन में ऐसी भाव उन्होंने प्रकट की या उसको उजागर किया कि कोई भी साधारण व्यक्ति भी इतना महान कार्य कर सकता है, क्योंकि उसमें बुद्धि होनी चाहिए। तो इनकी बुद्धिमत्ता से फॉरेनर इतने जलने लगे कि उनका मरण होने के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद उनकी माइंड को चुरा कर या अपने वश करना चाहते थे। ये सभी उन्होंने कर भी डाला, मगर ये सभी कार्य नहीं हो पाया। मगर उनको हमने खो लिया, यही हमारे लिए क्या है बोले तो दुखद संगति है। पर उनसे जो भी अभी तक कार्य हुआ है ना, वो सभी हमें ये सूचित करता है कि सर एम विश्वेश्वरैया सबसे महान थे। और बेंगलुरु में उन्होंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी उन्होंने स्थापित की। आज भी वो इतना मशहूर है कि सभी लोग वहाँ पर जाकर पदवी पा सकते हैं। इस तरह उन्होंने अपने पूरे जीवन में इतना बड़ा महान कार्य किया, उसके लिए हम सभी